बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। भाषा का स्त्री पक्ष, इसको जेंडर के लेंस से देखने की कोशिश कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ जो आम बोलचाल की भाषा है, जिसको हम जीते हैं, जो हमारा स्त्री होने के नाते एक लिव्ड एक्सपीरियंस है, जिससे हम सब अवगत हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, इतना इस तरह से इंटरनलाइज कर दिया है कि उसमें हमें कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं देता है। और सॉरी, मेरी भाषा भी थोड़ी खिंचड़ी होगी क्योंकि ऐसे तो मेरी मातृभाषा हिंदी ही है, लेकिन ट्रेनिंग जो है हमारी अंग्रेज़ी में हुई है, तो बहुत जगह मुझे उस भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है। मैं रॉबिन लेकॉफ के एक किताब से मैं शुरुआत करना चाहूँगी, जो भाषा और महिला का स्थान, लैंग्वेज एंड वुमेन्स प्लेस। ये 1972 में पहले एक आर्टिकल निकली थी और 1975 में जाकर ये किताब के रूप में आई। और ये जो भाषा विज्ञान के जो स्टूडेंट रहे हैं वो दे मस्ट बी ऑल फेमिलियर, भाषा विज्ञान ही नहीं, सोशियो लिंग्विस्ट। सो रॉबिन लेकॉफ इज़ अ सोशियो लिंग्विस्ट। सो 1972 में रॉबिन लेकॉफ ने भाषा और महिला का स्थान शीर्षक पे एक लेख प्रकाशित किया, जिसने एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने इस पूरे विषय को बहुत ट्रिवियल पाया, उन्हें यह फेमिनिस्ट पैरानोया लगा और उसका एक हास्यास्पद मैनिफेस्टेशन लगा। मैंने अपने ये को ट्रांसलेट करके मैं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिनमें ज़्यादातर महिलाएं थीं जो उन तर्कों और मुद्दों से जुड़ने के लिए तैयार थीं और जो लेकॉफ ने सामने रखे थे। और इसी तरह इनफैक्ट हमारा मानना है कि भाषा और जेंडर का शुरुआत वहाँ से हम पाते हैं। ये मैं 1972 की बात बता रही हूँ। लेकॉफ ने के लेख में तर्क दिया कि महिलाओं के बोलने का पुरुषों से एक अलग तरीका है, और उन्होंने 9-10 तरीके वो बताए कि किस तरह वो एक टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल करती हैं, किस तरह उनके बोलने के लहजे में वो हेजिटेंसी होती है, क्या क्या वो टूल्स इस्तेमाल करती हैं which actually reflect on her position in the society। बोलने का एक तरीका जो समाज में एक अधीनस्थ स्थिति को दर्शाता है और पैदा करता है। लेकॉफ के अनुसार महिलाओं की भाषा मिटिगेटर्स जैसे सॉर्ट ऑफ, मैं ऐसा सोचती हूँ, आई थिंक लाइक दैट, और अनावश्यक क्वालिफायर, बहुत सुंदर, हाउ ब्यूटिफुल, हाउ वंडरफुल जैसे टूल्स का वो इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह भाषा महिलाओं की भाषा को अस्थायी, शक्तिहीन और ट्रिवियल बनाता है, और इस तरह यह उन्हें शक्ति और अधिकार के पदों से अयोग्य घोषित करता है, या दैट लैक ऑफ अथॉरिटी in fact it reinforces the language she uses and the language that people around her use for women, makes her unfit for position of authority। ये 1972 की बात है, और इस तरह यह उन्हें शक्ति और अधिकार के पदों से अयोग्य घोषित करता है। इस तरह भाषा अपने आप में दमन का एक उपकरण है, यह एक महिला होने सीखने के हिस्से के रूप में सीखा जाता है। So we are taught a particular way of articulating our thoughts। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, और वो निर्धारित होता है कि औरतों की छवि कैसे गठित उन्हें कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है, किस तरह के शब्दों का चयन, जो सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है, अगर आप ध्यान दें उस सब में जेंडर है। जो महिलाओं पर सामाजिक मानदंडों द्वारा थोपा जाता है और बदले में यह महिलाओं को उनके स्थान पे रखता है। खैर, यह थी 1972 की बात। हमारा समाज, हम ऐसा सोचते हैं कि काफ़ी बदल गया है और शायद ये बातें अब उतनी लागू ना हों,
आइए आगे देखते हैं कि ये किस तरह से अभी भी काफ़ी मान्य है। जैसा कि हम जानते हैं, जेंडर सामाजिक रूप से गढ़ी हुई एक अवधारणा है। यह अवधारणा मुख्य रूप से लोगों को उनके गुणों, भावनाओं, कामों, जिम्मेदारियों और उनकी भूमिकाओं को, नियमों को, चीज़ों को स्त्री और पुरुष के हिस्से में बांट देती है। यह बंटवारा भाषा में भी दिखता है। अलग अलग भाषाओं के शब्दों को बदलने की प्रक्रियाओं और वाक्यों की बनावट को देखें तो हमें जेंडर के आधार पर बंटवारा दिखेगा। विशेष बात यह है कि इस बंटवारे में एक खास तरह का पूर्वाग्रह दिखता है। स्त्री पुरुष को लेकर समाज में जो स्टेरियोटाइप्स हैं उसकी झलक भाषा में भी दिखती हैं। मैं कुछ, चूँकि मैंने लिव्ड एक्सपीरियंस की बात की थी, तो मैं एक दो एग्जाम्पल अपनी ज़िंदगी से शेयर करूँगी। मुझे याद है, काफ़ी दिन हो गए, शादी के बाद जब मैं पहली बार दोस्तों से मिली तो अमूमन सभी ने मुझे भाभी भाभी कहकर संबोधित किया। किसी ने मेरा नाम पूछने की जहमत ही नहीं उठाई। उन्हें लगा ही नहीं कि ये ज़रूरी है कि मैं इनका नाम भी पूछूं। और वो बहुत गर्माहट के साथ मिले। ऐसा नहीं था कि वो कोई दे मेंट एनी डिसरिस्पेक्ट फॉर मी, बट समहाउ मेरी आइडेंटिटी उनके दोस्त की पत्नी तक ही सीमित रह गई। उससे ज़्यादा उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की। इनफैक्ट हम लोग किस तरह की भाषा की अपेक्षा करते हैं एक औरतों से। अभी हाल की बात है, मैं अपने भाई से मिल रही थी और कुछ ऐसे ही पॉलिटिक्स पे डिस्कशन हो रहा था और मैं गुस्से में मेरे मुंह से साला निकल गया और मेरे भाई ने तुरंत टोका और उसने एकदम लेक्चर दिया कि ये क्या है, तुम इस तरह की भाषा कैसे इस्तेमाल कर रही हो। एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। ऑफ कोर्स वो भी इस तरह के एक्सप्लेटिव्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं या शब्द बोलते हैं, वो भी नहीं इस्तेमाल करता है। बट समहाउ आई थिंक इट वुड हैव गॉन अननोटिस्ड इफ दोज वर्ड्स वर यूज्ड बाय अ मैन। But here I was a woman and I had actually crossed a boundary. तो एकदम मुझे टोका गया और 5 मिनट मुझे उसका लेक्चर भी सुनना पड़ा। अधिकांश पितृसत्तात्मक समाजों में, जैसा हमारे दक्षिण एशिया, सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया की बात है, महिलाओं का जीवन शादी से पहले और बाद में इन व्युत्पन्न संबंधों के भीतर कमोबेश समाहित है। किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की माँ, आदि आदि। ऐसा नहीं कि पुरुष उन रिश्तों में बंधे नहीं हैं, बस इतना है कि उनकी व्यक्तिगत पहचान अभी अन्य सभी रिश्तों पर वरीयता लेती है और वो उसके नीचे आता है। और पुरुषों और महिलाओं के निर्माण, अनुभव और कल्पना में ये अंतर हमारी भाषाओं में प्रकट होते हैं। रॉबिन लेकॉफ कहती हैं, जीवन के हर पहलू में एक महिला की पहचान उन पुरुषों के संदर्भ में की जाती है जिनसे वह संबंधित है। आई मीन, ध्यान रहे, ये आम औरतों की बात हो रही है, यहाँ बैठी औरतों के बारे में जिनकी जो कि बहुत ही कम हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। विपरीत आमतौर पे पुरुषों के लिए जीवन के लिए सही नहीं है। वे दुनिया में स्वायत्त व्यक्तियों के रूप में कार्य करते हैं, पुरुष। लेकिन महिलाएं केवल फलां की पत्नी या हैरी की गर्लफ्रेंड। इस प्रकार एक पार्टी में एक महिला से मिलना, तुम्हारा पति क्या करता है, एक बहुत ही सामान्य शुरुआती संवादात्मक पहला कदम हो सकता है। इस तरह की स्थिति में एक आदमी को संबोधित सवाल, तुम्हारी पत्नी क्या करती है, बहुत ही कम सुनने को मिलता है। अधिकांश पुरुषों के लिए इस सवाल का कोई मतलब नहीं। वो मेरी पत्नी है, यही वह करती है। तो ये इतनी आम बात है कि इस पे हम लोग इस पे क्वेश्चन भी, सवाल भी नहीं करते हैं। और मैं इसी बात से खुश थी जब मैं अपने हस्बैंड के दोस्तों से मिली कि उन्होंने कितनी गर्माहट के साथ मुझे मेरा स्वागत किया और मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब बाद में सोचने लग जाओ तो लगता है कि अरे, उन्होंने मेरा नाम भी नहीं पूछा। तो आगे चलते, जेंडर और भाषा दो शब्द हैं। फिलहाल इनके विविध पहलुओं की व्यापकता में हम नहीं जाएंगे, बल्कि मानव जगत में बोली समझी जाने वाली भाषा और सामाजिक रूप से गढ़ी गई अवधारणा के रूप में जेंडर के आपसी रिश्ते को समझने का प्रयास करेंगे। जेंडर और भाषा पर चर्चा करते समय पहली बात तो यह याद रखने की है कि जेंडर शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन अब हिंदी में भी वह मान्य है। पहले सामाजिक लिंग, लिंग भाव या लैंगिक भेद आदि शब्द जेंडर के लिए
प्रचलित थे, मगर जेंडर की अवधारणा में अगर गहराई में जाएं तो इन शब्दों की सीमा आपको समझ में आएगी, और शायद इसीलिए हिंदी वालों ने भी जेंडर शब्द को अपना लिया। हाल के वर्षों में हिंदी में अधिकतर जगह जेंडर शब्द को अपना लिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजी मूल के शब्द बस, स्कूल, कॉलेज हिंदी में सामान्यतः प्रयोग में आने लगे हैं। रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और जटिल भी। जेंडर और भाषा का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। हमने यहाँ इस रिश्ते की परतों को समझने का प्रयास किया है। समाज में जेंडर के आधार पर जो बंटवारा है वह भाषा प्रयोग में दिखता है। जेंडर का चूंकि समाज से रिश्ता है, इसलिए जेंडर और भाषा पर विचार करते समय हमें समाज की बनावट, जिसकी चर्चा शायद प्रियंका ने भी की थी, उसकी सोच, उसकी संस्कृति को समझना पड़ता है। जैसे वर्ग, क्षेत्र, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर समाज में वरीयता यानी कि हायरार्की दिखाई देती है, वैसे ही जेंडर के आधार पर भी सीढ़ी की तरह कोई ऊपर होता है, कोई नीचे। किसी को अधिक ताकतवर माना जाता है तो किसी को तुलनात्मक रूप से कमज़ोर माना जाता है। यह वरीयता हर जगह दिखती है और उनके बीच सत्ता को लेकर खींचतान चलती रहती है। इसलिए अब जेंडर को एक सोशल कैटेगरी के रूप में देखना आवश्यक है। सत्ता के संबंधों, पावर रिलेशंस को समझकर ही जेंडर की गहरी समझ बनती है। यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी जो मुझे यही दिखाई दिया। हम लोग यहाँ पे ऐसे तो इस मंच पे इतनी बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, जब आप वॉशरूम ढूंढने निकलेंगे तो वहाँ पे लिखा है VIP वॉशरूम। और जब मैंने पूछा कि ये क्या है, तो फिर मृगेंद्र जी ने ये भी साफ कर दिया कि वो ना ही सिर्फ VIP वॉशरूम है, वो सिर्फ मर्दों के लिए है। तो क्योंकि VIP से मतलब ही होता है मर्द, VIP कभी औरतें नहीं होती हैं। इस तरह के कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट्स में भी बहुत भेदभाव किया जाता है। किसी को ज़्यादा मानदेय मिलेगा, किसी को कम, किसी को अच्छे कमरे में ठहराया जाएगा। तो ये हर जगह है। मैं कितनी बात करूँगी, आप वो जेंडर के ये पे भेदभाव बहुत होता है। आमतौर पर जेंडर और भाषा सुनते ही अंग्रेजी के व्याकरण, मैस्कुलिन, फेमिनिन यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात होने लगती है। हम स्पष्ट कर दें कि हम जेंडर के व्याकरण की कोटि के सीमित अर्थ में नहीं देख रहे हैं। हमें इससे आगे बढ़ना होगा। व्यापक रूप से हमें समझना होगा कि जेंडर का भाषा के प्रयोग और पूरी भाषा संरचना पर असर पड़ता है। जेंडर के आधार पर भाषाई प्रयोग में अंतर होता है, यह मानी हुई बात है। हालांकि अलग अलग भाषाओं की बनावट अलग अलग होने से जेंडर हमेशा एक तरह से सामने नहीं आता। आसानी के लिए हम हिंदी भाषा का उदाहरण लें। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि सब जेंडर से निर्धारित होते हैं। कोई बात लड़की के लिए कही जा रही है या लड़के के लिए, ये उसकी बनावट से तय होती है। यदि कोई लड़की बोलने लगे तो मैं जाऊंगा और लड़का कहने लगे तो मैं जाऊंगी, तो यह गलत से नहीं उतरता। इसे छोटी उम्र में या खेल की तरह थोड़े दिन तो चलने दिया जाता है, लेकिन एक स्तर के बाद सही भाषा के प्रयोग की मांग बढ़ती जाती है। दक्षिण बिहार, और यहाँ पे एक और मैं एग्जाम्पल, मैंने ट्रांसलेशन की बात की थी और मैं ये एडमिट करना चाहूँगी कि मैंने बहुत सी सारी बातें ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी और उसको गूगल ट्रांसलेट का सहारा लिया, और गूगल ट्रांसलेट ने ये मान लिया कि रॉबिन लेकऑफ पुरुष हैं, और भी कुछ लेखकों के नाम डाले थे। उन्होंने मान लिया कि ये पुरुष है, क्योंकि एक तो अंग्रेजी में वो डिफरेंस नहीं चल पाता है, नाम से नहीं, बट उनके जो वर्ब्स जो यूज़ होते हैं, जाऊंगा, जाएंगी, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। उसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री रविंद्र कुमार पाठक व्याकरण की दृष्टि पर ही सवाल उठाते हैं। हालांकि वे जेंडर शब्द का इस्तेमाल ना करके पूर्व प्रचलित लिंग भेद शब्द ही लेते हैं, मगर उनकी बात सोचने पर मजबूर करती है। वे संस्कृत के ग्रंथ से व्याकरण जगत में प्रसिद्ध एक सूत्र उद्धृत करते हैं, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत संभव मन्यन्ते व्याकरण, जिसका तात्पर्य है कि भाषा के व्याकरण को सूत्रबद्ध करते समय यदि व्याकरण आधी मात्रा की भी बचत कर लेता है तो उसे पुत्र जन्मने का सा आनंद होता है।
श्री रविंद्र कुमार पाठक बताते हैं कि दरअसल इस सूत्र के पीछे एक पूरी सामाजिक मानसिकता झलकती है। भाषा के व्यवहार में मात्रा की बचत से जो सुख मिलता है उसकी उपमा बेटे के जन्म से उपजी खुशी से दी गई है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि उसके मन में बैठा गहरा लिंग भेद है जो समाज में होते हुए भाषा में, फिर भाषा से उसके विवेचन तक में प्रविष्ट हुआ है। समाज के प्रचलित नजरिए का भाषा में झलकना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब हम किसी भाषा प्रयोग को जेंडर्ड कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि जेंडर आधारित गैर बराबरी उसमें झलक रही है। इससे हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि भाषा में जेंडर आधारित प्रयोग भेद ना हो। स्वाभाविक रूप से स्त्रीवाचक पुरुषवाचक शब्दों के प्रयोगों में अंतर मिलता है, लेकिन अंतर होना एक बात है और गैर बराबर होना दूसरी बात। दिक्कत तब पैदा होती है जब भाषाई प्रयोगों का आधार समाज में प्रचलित जेंडर आधारित गैर बराबरी होती है। उन प्रयोगों को जड़ कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है और उनसे गैर बराबरी पुष्ट होती जाती है। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। भाषा जेंडर आधारित गुणों, कामों, भूमिकाओं आदि को रूढ़ कर देता है, उनका स्टेरियोटाइप बनाने लगता है। सामान्यतः स्त्री से जुड़े गुणों, स्त्री की भूमिकाओं आदि के मुकाबले पुरुष के गुणों, पुरुष की भूमिकाओं आदि की अधिक सत्ता और अधिक ताकत मानी जाती है, जिसकी चर्चा शायद हेमलता जी ने भी की कि ये जो अगर महिलाएं अपने इनर वर्ल्ड के बारे में, डोमेस्टिक वर्ल्ड के बारे में लिखती हैं तो सब उससे खारिज कर दिया जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, उसके बारे में आपको क्या लिखना है। तो उसको एक फॉर ग्रांटेड लेकर के चलते हैं और बहुत जगह जो बड़ा और मजबूत है उसके लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है और छोटा नाजुक के लिए स्त्रीलिंग, जैसे पुल पुलिया, लोटा लुटिया, डब्बा डिबिया इत्यादि। विशालता के कारण ही ब्रह्मपुत्र नद कहलाता है और बाकी सब नदी। इसी तरह बड़े आकार की मक्खी हो तो उसे मक्खा कहकर पुकारते हैं। एक बार जब मैंने खूब बड़ी दमदार जलेबी को जलेबा कहते सुना तो बड़ी हंसी आई। शब्द बनाने की प्रक्रिया को भी देखें तो प्रायः हम पाते हैं कि अक्सर मूल शब्द पुल्लिंग का होता है और ये अंग्रेजी, हिंदी और भी भाषा में, मैं चूंकि सिर्फ 2 ही भाषा को जानती हूँ इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ से लिए हैं, वरना ये आई एम श्योर क्योंकि इसी तरह का समाज और जगह भी है। पेट्रियार्की आई थिंक is there across the world, जिसमें अलग अलग प्रत्यय लगाकर शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। संस्कृत में ऐसे प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय नाम ही दे दिया गया है। इससे ध्वनि यह आती है कि पुल्लिंग शब्द मुख्य है और स्त्रीलिंग शब्द उससे बना हुआ होने के कारण गौण शब्द है। उदाहरण बकरा बकरी, नर नारी, नायक नायिका, गुणवान गुणवती, पीड़िता पीड़ित पीड़िता, लड़का लड़की, गॉड गॉडेस, हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस। वैसे इसका मतलब यह नहीं कि सारे स्त्रीलिंग शब्दों की उत्पत्ति पुल्लिंग शब्द से ही होती है। शब्द युग में बहुत सारे शब्द अलग अलग भी बनते हैं जिनमें जेंडर को सीधे सीधे देखना मुश्किल होता है, जैसे माता पिता या गर्ल बॉय को ले। फिर भी इन शब्दों से बने वाक्यों और अनुच्छेदों का विश्लेषण करें तो हमें उन प्रयोगों में जेंडर के आधार पर भेदभाव दिख जाता है। सामान्य प्रयोग में पुल्लिंग के हिसाब से एक क्रिया का प्रयोग होता है और उसी को आगे रखा जाता है। जैसे पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को संबोधित करते समय यह मान लिया जाता है कि विद्यार्थी लड़का ही होगा, तो इसलिए जो उसके लिए जो प्रोनाउन है वो अंग्रेजी में भी ये प्रॉब्लम है, हिज का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। विद्यार्थी लड़का ही है और पुल्लिंग प्रयोग ही मिलते हैं। इसमें हमेशा लड़की को सम्मिलित मानकर चला जाता है। इसको यदि बदलने की दिशा में कदम उठाया जाए तो व्याकरण के नियमों से लेकर समाज के कायदे कानूनों और परंपरा तक की दुहाई दी जाने लगती है। और ये मैंने ये जो एक्सपीरियंस ये हमारा नहीं है, पूर्वा भारद्वाज हमारे मित्र हैं जिनका जेंडर पे काफ़ी काम रहा है, तो उन्होंने ये शेयर किया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। SCERT दिल्ली और दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 7वीं कक्षा की नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक हमारा समाज हमारा राज्य के एक पाठ का उदाहरण लीजिए। इसके तीसरे पाठ का शीर्षक है नागरिकता। किताब बनाते समय हमने नागरिक, व्यक्ति और सदस्य शब्द का स्त्रीलिंग में इस्तेमाल किया। ये इन्होंने कोई नई चीज़ करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली एक पुशबैक उन्हें मिला। हम जीवन में विभिन्न समूहों की सदस्य बनती हैं, जैसे परिवार, स्कूल, नृत्य क्लब और क्रिकेट टीम की। हर समूह में सदस्यों को कुछ अधिकार और
जिम्मेदारियां दी जाती हैं। हर व्यक्ति हर समूह की सदस्य नहीं होती, एक समूह और दूसरे समूह की सदस्यों के बीच अंतर होता है। जैसे सर्वोदय विद्यालय हरिनगर और सर्वोदय विद्यालय नेहरू विहार की छात्राएं अलग होंगी। तो इस तरह से उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। इस पर तो काफ़ी आपत्तियां उठी, कहा गया कि भाषा की टांग तोड़ दी गई, आप खुद इस पर विचार कीजिए, इसका क्या कारण है। जवाब वही पुराना है, भाषा का समाज से रिश्ता। भाषा हवा में नहीं पनपती है, वह समाज की उपज है। कहने का अर्थ है कि समाज के सदस्य अपने को अभिव्यक्त करने के लिए कब कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, इसे गढ़ने में लोगों का हाथ होता है। तभी अलग अलग जगह और संस्कृति में अलग अलग भाषा विकसित होती है। यह प्रक्रिया दो तरफा होती है। भाषा की भूमिका समाज को गढ़ने में भी होती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जेंडर की समझ हमें समाज के भीतर की सत्ता संबंधों को समझने की दृष्टि देती है, जो हमें भाषा के भीतर झलकते हुए दिखाई देती है। यही नहीं, भाषा एक प्रयोग समाज के भीतर नए सत्ता संबंधों को भी स्थापित करते हैं। भाषा विज्ञानी, ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मैं शेयर करूंगी। अगर मुझे पता नहीं मेरा समय कितना हो गया, बस 2-4 मिनट और। एक इंटरेस्टिंग मैं एग्जाम्पल एक शेयर करना चाहूँगी। भाषा विज्ञानी, ये हमारे टीचर रह चुके हैं रमाकांत अग्निहोत्री, द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरण में भाषा में सत्ता के खेल को देखिए। इस संवाद के विश्लेषण में वे जेंडर आधारित भूमिकाओं के आधार पर भाषा प्रयोग को रेखांकित करते हैं। ये रोल प्ले है, आप उस पर ध्यान दीजिए। पति, 7 बज रहे होंगे। पत्नी, चाय का पानी रख दिया है, अभी लाती हूँ। पति, अखबार नहीं आया। पत्नी, अभी लाती हूँ। पति, चश्मा रखा था कहीं। पत्नी, अभी देखती हूँ। अक्सर ऐसी बातचीत हम अपने आसपास सुनते हैं। ध्यान दीजिए कि पति हर बार एक सीधा वाक्य बोलता है, वह ना तो सवाल पूछता है, ना आदेश देता है, ना कुछ मांगता है। फिर भी उनके जवाब किस तरह से दिए जा रहे हैं। 6 बजने का मतलब ही है कि चाय का समय हो गया है, अखबार का समय हो गया है। इतना साफ है कि इनसे पति पत्नी का गैर बराबरी का संबंध झलक रहा है। यही वजह है कि पति द्वारा बोले गए 7 बज रहे होंगे और अखबार नहीं आया जैसे सामान्य वाक्य का जवाब पत्नी अलग ढंग से दे रही है। उसके जवाब समाज में स्वीकृत पत्नी की घरेलू भूमिका से तय हो रहे हैं। तभी वह पति की बात को आदेश और अपने कर्तव्य पर टिप्पणी के रूप में ग्रहण कर रही है। भाषा में सत्ता का खेल इसी तरह दूसरी जगहों पर भी खूब मिलता है। भाषा का इस्तेमाल किसके द्वारा, कहाँ और किसके लिए किया जा रहा है, यह उनके बीच के सत्ता संबंधों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए पिता बेटी, शिक्षक शिक्षिका, छात्र छात्रा, माँ बेटे, ससुर दामाद, सास बहू के बीच के वार्तालाप पर ध्यान दीजिए तो पता चलेगा हर रिश्ते के बीच सत्ता संबंध भाषा के जरिए झलकता है। जेंडर भाषा प्रयोग के उदाहरण आसानी से खोजे जा सकते हैं। नीचे अंग्रेजी भाषा प्रयोग के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैंने वो पहले बात की थी। Someone has left his briefcase behind. Research scientists often neglect their wives and children. Fashion model is usually obsessive about her diet. तो यहाँ मान लिया गया है कि रिसर्च साइंटिस्ट जो हैं वो मर्द हैं, फैशन मॉडल जो हैं वो जो है वो एक औरत है। और ब्रीफकेस चूंकि कभी वो एक अथॉरिटी का एक चिन्ह माना जाता था, तो उसे भी मान लिया गया है कि अगर किसी ने वो छोड़ा है तो वो ज़रूर पुरुष ही होगा। इनमें ऊपर से व्याकरण और अर्थ आदि से के हिसाब से सब कुछ सही नज़र आता है। कहीं कोई पूर्वाग्रह या जेंडर आधारित गैर बराबरी नहीं नज़र आती है। गौर करने पर पता चलता है कि इनमें स्त्री पुरुष की सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के आधार पर हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के मुताबिक ही वाक्यों में कर्ता की कल्पना की गई है और उनके अनुसार मेल खाने वाले शब्द हिज और हर चुने गए हैं। और यहीं पे हम एक्सक्लूजन कर रहे हैं। वैसे काफ़ी काम हो रहा है अंग्रेज़ी भाषा में, जहाँ लोग एक जेंडर न्यूट्रल भाषा की तलाश कर रहे हैं। पुलिसमैन, आर्मीमैन, पोस्टमैन वगैरह को अब दूसरे शब्द उसके लिए खोजे जा रहे हैं। अभी हाल में इनफैक्ट आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि क्रिकेट में अब हम बैट्समैन नहीं बोलते हैं, हम बैटर बोलते हैं। तो लेकिन देखिए ये भाषा के बदलाव से ऐसा नहीं है कि वो जो सामाजिक जो फ़र्क है औरत और मर्द में, जो सत्ता का फ़र्क है वो एकदम से पट जाएगा। लेकिन ये एक शुरुआत ज़रूर है और अभी काफ़ी विमेंस टीम को भी काफ़ी
प्रोत्साहन मिल रहा है, पैसे भी उनका काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये समस्या ख़त्म हो गई, कोशिश की जा रही है। इसी बात को हाल के दिनों में जेंडर को लेकर संवेदनशीलता की मांग बढ़ी है, इसलिए भाषा के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है और उसके साथ नई भाषा गढ़ने की भी। जैसे जब हमारी राष्ट्रपति जब पहली बार प्रतिभा पाटिल ये हुई थी, तो हमारे पास शब्द ही नहीं था उनके लिए। हमारे लिए राष्ट्र के सर्वोच्च पद के लिए हिंदी भाषा में राष्ट्रपति के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं था। स्पष्ट है जब यह शब्द बना तब इसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी कि कभी एक स्त्री इस पद पर आएगी। पति शब्द स्वामी के अर्थ में है और राष्ट्रपति, कुलपति, सभापति जैसे शब्दों में पदनाम के लिए आता है। यह शब्द सीधे सीधे उस खास पद पर आसीन पुरुष को भी ध्यान में रखकर चलन में आया। बदले में यह चुनौती सामने आ रही है कि हम जेंडर के आधार पर पदों को तय नहीं करें। ध्यान रहे, स्त्री ही नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति भी पदों पर आसीन हो सकता है जो ना अपने आप को स्त्री माने ना पुरुष माने। वैसी स्थिति में भाषा का प्रयोग क्या होगा, इस पर काम करने की आवश्यकता है। मैंने बैटर का भी एग्जाम्पल तो दिया। पद पर स्थापित लोगों के अलावा समाज में मौजूद विविध पहचान, इसको मैं काट देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी। अगेन अब आजकल हम लोग मशीन लैंग्वेज का अभी ज़माना है, चैट बॉट का ज़माना है। चैट जीपीटी तो अभी बहुत ही चर्चा में है और आप लोग सब सुन रहे होंगे। आपको आश्चर्य होगा वो सारे बायसेस जो हमारी लैंग्वेज में हैं, जो हम में हैं, वो सारे इस मशीनी लैंग्वेज में भी झलक रहे हैं। मैंने जब इस वक्तव्य के लिए जब शोध करना शुरू किया तो मैं बताऊं, मैंने सबसे सोचा कि अभी चैट जीपीटी की इतनी चर्चा हो रही, मैं तो जाऊंगी और मुझे तो सारा उसमें मिल जाएगा। एक तो कुछ मिला नहीं और दूसरी की उसमें तो सारे वो बायसेस थे जो झलक रहे थे, जो हम अपनी भाषा में पाते हैं। कहने का मतलब है जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो उसको कोड कर रहे हैं, वो हम में से ही लोग हैं और वो अगर उनको वो सेंसिटाइज नहीं किया जाएगा, इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी है। इतनी खाई हो गई है ह्यूमैनिटीज़ और पीपल हु आर इन द साइंसेस, और एक इंटरफेस की बहुत ज़रूरत है। वो लोग इस विषय पे काम कर रहे हैं कि दे इंगेज विथ जेंडर सेंसिटिविटी। जब वो क्योंकि अब ये फ्यूचर है हमारा, ये AI लैंग्वेज जो है वो फ्यूचर है। ऑलरेडी आप देखेंगे कि जितनी भी मशीनी लैंग्वेज है, अगर आपके फ़ोन में अगर कोई सुविधा है सीरी की, वो आवाज़ हमेशा औरत की होती है क्योंकि वो सर्विस जहाँ पे है वहाँ पे औरत है, वो किसी को ये कर रही है। बस ख़त्म हो गया। मैंने इसी बात से मैं बात को ये कि ऐसे तो बहुत जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ रही है और लोग कोशिश कर रहे हैं जेंडर न्यूट्रल शब्दों को लाने का, लेकिन ये अभी हमारी मशीनी लैंग्वेज में ये झलक नहीं रहा है। और गूगल ट्रांसलेट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने चैट जीपीटी का एग्जांपल दिया। इनफैक्ट एक मैं सिर्फ गूगल ट्रांसलेट का एक और एग्जांपल दे दूँ कि कितने बायसेस एग्जिस्ट करते हैं। गूगल ट्रांसलेट कभी कभी यह मान लेता है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन में जॉब होल्डर्स पुरुष हैं। 2015 में एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि गूगल इमेजेस CEO या लेखक जैसे शब्दों के आधार पर जो छवि परिणाम प्रदान करते हैं वो पुरुषों के प्रति ऑब्वियसली स्क्यूड टुवर्ड्स मेन। भले ही उस समय अमेरिका में पुरुष लेखकों की तुलना में अधिक महिलाएं थीं और इसके 27% CEO जो थी वो महिला थी। इफ़ यू जस्ट गो बाय द रिजल्ट्स ऑफ गूगल ट्रांसलेट। तो यही बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू। थैंक यू।